नमस्कार। कविता मुंबई के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते ही हैं कि कविता मुंबई के इस मंच पर कविता पाठ एवं वक्तव्य के अब तक 24 एपिसोड हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में दो कवि होते हैं और जो अपना कविता पाठ करते हैं और एक वरिष्ठ कवि या आलोचक अपना वक्तव्य देते हैं। वो कविता पाठ एवं वक्तव्य का कार्यक्रम तो चलेगा ही, उसकी अभी और कड़ियां आएंगी। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, कविता मुंबई दस्तावेज। इसके तहत एक वरिष्ठ कवि का एकल पाठ होगा और उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का यही है कि अपने वरिष्ठों के काव्य पाठ को ऑडियो विजुअल फॉर्म में सहेज कर रखा जाए। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत या श्रृंखला की शुरुआत आज हम कर रहे हैं आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी से। कविता पाठ के लिए आप आज उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इस श्रृंखला का उद्घाटन आपके साथ हो रहा है। सबसे पहले मैं विनोद जी का परिचय दे दूं। श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी मूलतः इलाहाबाद के हैं, लेकिन अब मुंबई के स्थायी निवासी हैं। आप जीवन के 77 बसंत देख चुके हैं। कॉलेज की पढ़ाई आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की और पढ़ाई के दौरान विभिन्न विषयों में यूनिवर्सिटी टॉपर के तौर पर आपने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। एमए में आप ओवरऑल टॉपर भी रहे। ऑल इंडिया डिबेट चैंपियनशिप में भी आप भारत विजेता रहे, गोल्ड मेडल आपने हासिल किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च जर्नल में आपके अनेक आर्टिकल छात्र जीवन के दौरान प्रकाशित हुए। 2 वर्ष आप यूजीसी के फेलो भी रहे। फ्रेंच और रशियन में आपने डिप्लोमा भी किया और कुषाण कालीन इतिहास पर आधारित एक पुस्तक में आप सहयोगी लेखक भी रहे। खेलों में भी आप पीछे नहीं रहे, राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी आप रहे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रतिनिधित्व के लिए भी आपको चुना गया। असल में एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा मैं रुचि लेता हूं और शेयर करना भी जरूरी समझता हूं, क्योंकि बहुत से युवा हमारे दर्शक होते हैं। साहित्य के साथ पढ़ाई भी जरूरी है, कुछ ये मेरी भावना है। विनोद जी 1971 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। 2006 में चीफ कमिश्नर के तौर पर आप रिटायर हुए और अपनी सर्विस लाइफ के दौरान भी आपने डिपार्टमेंट में बहुत से कार्यक्रम साहित्य, संस्कृति और कलाओं के आयोजित किए भारत स्तर पर। जहां तक साहित्यिक अवदान की बात है, आपने हालांकि बहुत कम लिखा है लेकिन बहुत सारगर्भित लिखा है। 3 कविता संग्रह आपके हैं, सच मैंने बनाए नहीं, एवजी में शब्द और कुछ भी तो नहीं कहा। अनेक कहानियां आपकी प्रकाशित हैं। इसके अलावा एक उपन्यास भी आप लिख चुके हैं, वजह बेगानगी नहीं मालूम। एक नया उपन्यास जो है, आप लगभग उसका लेखन पूरा हो चुका है, जल्द ही हमारे बीच प्रकाशित होकर आएगा। साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक के रूप में भी आपने अपनी भूमिका निभाई है। पहल पत्रिका जो कि ज्ञान रंजन जी की रही, उसमें आप सहयोगी संपादक रहे, संपादन सहयोगी रहे और मुंबई से निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका चिंतन दिशा में आप संपादक मंडल के सदस्य हैं। बागवानी के भी आप शौकीन हैं। कुल मिलाकर बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी। मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपना कविता पाठ प्रारंभ करें। धन्यवाद प्रशांत जी। कविताएं तो मैं कई बार सुना चुका हूँ आप लोगों को, बहुत सारी सुनी हुई हैं। उन्हें बार बार दोहराना शायद आपको उलझन ही पैदा करे। आज मैं कुछ उन किस्सों से शुरू करता हूँ जिन्होंने जीवन में कुछ गति दी, कुछ मोड़ दिए और कुछ दिशा दी।
कविता लिखते समय कुछ समय बीता था। एक कवि मित्र ने मुझसे कहा जी कि आप तो परिस्थितियों से बच कर निकलते हैं, परिस्थितियों से मुठभेड़ नहीं करते। उस समय मैंने उनसे कहा था, हालांकि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया, कि कभी परिस्थितियों से मुठभेड़ क्या होती है और जीवन में कैसे होता है उसके बारे में कहीं कभी लिखूंगा और आपको बताऊंगा। जी मेरा मानना है कि जो चीज आप करते हैं वो आपके जीवन का हिस्सा होता ही है, और कविताएं जो लिखते हैं वो भी आपके जीवन का हिस्सा ही होती है। तो कुछ भाग जीवन का आपकी कविताओं से उतरता है, कुछ आपकी उन घटनाओं से उतरता है जिससे मेरे को आप जीते हैं। तो उन दिनों एक कविता लिखी थी, बहुत नगण्य सी, जी जी कि मेरी कविता में क्या आया क्या नहीं आया। हम्म। तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्वागत है। इसका शीर्षक है गूंगे दिनों में। बना नहीं कभी अदना व्यंगकार भी, गो छेदा बहुतों को उठते बैठते जहरीले बाणों से। हम्म, लिख नहीं पाया कभी एक भी किस्सा लजीज, गो सुनाए तमाम अनगिनत अंदाजों में तरह तरह के लोगों को। हम्म, रहे झगड़े की उठापटक, उतरी नहीं कभी लड़ाई की ताकीद किसी भी कविता में। हम्म, शायद लिखा कुछ हसरत ही रह गई जिनकी उन चीजों के बारे में, या फिर जिनके लिए बना रहा अफसोस गूंगे दिनों में भरपूर गुंगुआता हुआ। तो ये बढ़िया। है जी मेरी कविता की का जो विषय है, उसका बैकग्राउंड मैं बता रहा था आपको। जी जी कविता की जो सबसे पहली कविता मेरी छपी थी वो मैं कई बार लोगों को सुना चुका हूँ, लेकिन कविता लिख रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ, ये प्रश्न मेरे दिमाग में अक्सर आया करता था। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी जो मेरे पहले संग्रह की पहली कविता है। जी तो शीर्षक है फिर भी। हम्म, ये कविता लिखने की प्रक्रिया में करता क्या हूं मैं कौन सा नया काम कर रहा हूँ। जी तो वो चीज दिमाग में आई, तो हमने लिखा था कि हम रिश्ते बना रहे हैं जैसे हवा मैंने बनाई नहीं। वाह। न पानी, न पानी, न मिट्टी, न धूप, बीज हमने बनाए नहीं, फिर भी फूल हम उगा रहे हैं। हम्म, प्रेम हम जता रहे हैं, हालांकि जो पहले से ही न हो ऐसा कोई सच मैंने कहा नहीं। हमने सच बनाए नहीं, वाह वाह। शब्द मैंने बनाए नहीं, भाव मैंने बनाए नहीं, उनका असर क्या हो यह मैंने तय किया नहीं। वाह फिर वाह। भी फिर भी कविता हम लिख रहे हैं, प्रेम हम कर रहे हैं, फूल हम उगा रहे हैं। क्या बात। बहुत खूब। बहुत सुंदर। जो सबसे पहली कविता छपी मेरी वो थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में। जी ये समय रहा होगा सन 1900
80 के आसपास। जी। अंधा बच्चा। स्वागत। हालांकि उसमें एक बड़े क्लोज मित्र थे, नाम क्या लिया उनका, उन्होंने कहा तुमने तो लगता है ये टीवी पे देख लिया और लिख दिया। सच ये नहीं है। सच ये है कि एक अंधा बच्चा ऑफिस में काम करने आया था, अच्छा अच्छा। कुर्सियों की मरम्मत करने। अच्छा। तो वो कुर्सियां बुनता था। उस समय पहले बेंच की बुनाई होती थी ना कुर्सियों में, जी जी जी। तो वो बुना करता था। तो बैठने की जगह और पीठ की जगह जो होती थी वो जालीदार बनती थी, बेंच की पतली पतली, और जी वो जी। अंधा था और वो बुना करता था। तो यूं ही काम कर रहा था, तो मैं उसे बहुत गौर से देख रहा था। और घर आने के बाद एक दिमाग में कुछ बात चलती रही। एक दो दिन बाद ये कविता लिखी गई। जी जी। ये कविता है अंधा बच्चा। पेड़ की ओट ले दुबका रहता है सूरज, अंधा बच्चा जिंदगी के लाम पर निकलता है जब। कछुए की तरह पीठ कड़ी कर उसका वजन संभालती है जमीन, और अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठा लेते हैं चारों तरफ सब लोग। अंधा बच्चा काम पर निकलता है जब। मोटरों का शोर कान के पास आकर सहम जाता है। भीड़ के हुल्लड़, बाजीगरों के छल्ले खिठक जाते हैं जहां के तहां। अंधा बच्चा काम को हाथ लगाता है जब। भादों की बारिश थम जाती है, पूस की ठंड पिघल जाती है, काम में लगा अंधा बच्चा बाहें सकेलता है जब। आलाप थम आलाप थम जाते हैं, रखते पांव जम जाते हैं, चिपक जाती हैं सरोद पर उंगलियां। कुर्सी बुनता अंधा बच्चा कुर्सी के छेद टटोलता है जब। बहुत मार्मिक करता है। और ये कविता छपने के बाद मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला था। अच्छा अच्छा। जानते हैं क्या? एक मेरे जी। डिपार्टमेंट के वरिष्ठ थे, तो खैर नहीं रहे, हम्म उन्होंने ये कविता पढ़ी हम्म। और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। अब उन्होंने रात में ज्यादा पी ली थी या क्या था पता नहीं। सुबह सुबह उन्होंने फोन किया। उन दोनों पिताजी आए हुए थे, दिल्ली की बात है। जी। उन्होंने कहा कि ये कविता मैंने पढ़ी, क्या आपके बेटे ने लिखी है? अच्छा। उन्होंने कहा हाँ, बताया तो उसने यही था, दिखाया भी था छपने के पहले। जी। तो बोले आपका बेटा चोर है, उसने कहीं से चुराया है, अच्छा। वो लिख ही नहीं सकता। हम्म और कह कर उन्होंने तमाम गालियां दी। हम्म पिताजी बहुत दुखी हो गए। हम्म उन्होंने, मैं तब तक सोया हुआ था, तो तब तक ये हो चुका था। हम्म उठा तो पिताजी बहुत दुखी मन से उन्होंने बताया। तो पत्नी ने उनको समझाया कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं, इससे बेहतर इनाम तो हो ही नहीं सकता था। हम्म जब एक आदमी जो अपने को वरिष्ठ कवि भी मानता है, डिपार्टमेंट में वरिष्ठ भी है, बड़ा पढ़ा लिखा मानता है, वो जल भून के गालियां दे रहा है, तो गालियां तो हृदय से निकलती है ना। तो ये किस्सा मुझे ये कविता पढ़ते समय अक्सर याद आता है। राइट। आजकल आप गीत बहुत पढ़ रहे होंगे, गजलें बहुत जी। सुन रहे होंगे, हम्म और उसमें प्रकृति का और फिर गाँव को लौट जाना, और आजकल तो फिर आहा ग्राम जीवन ही क्या है फिर शुरू हो गया है। राइट।
और मुझे ताज्जुब होता है कि गांव से उनकी परिस्थितियों से जूझते हुए भागे हुए लोग जो हैं, जो शहर में आते हैं, उसके बाद गांव गांव बहुत करते हैं। वो अतिरेक में गांव में भी जीते रहे, अतिरेक में शहर में भी जीते हैं। और मुझे अक्सर लगता है कि अतिरेक ही जो है हमारा स्थायी भाव हो गया है, और कवियों में तो कुछ ज्यादा ही। वो अतिरेक में ही जीना चाहते हैं, शायद जबकि जीवन की संवेदना की वजह से, संवेदना की वजह से शायद। अब इसको संवेदना कहें या जो कहें, जैसे कि एक मिथ है कि कवि बड़ा कोमल स्वभाव होता है। कविता जो है, लिखने वाला जो है, वो पंत जी की तरह बाल बढ़ाए और स्ट्रैंड लगे, एक जमाने में बहुत जरूरी शर्त मानी जाती थी। और तरह तरह के लोग नाम रखते थे। मुझे अतिरेक में जीना आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां, एक्चुअल परिस्थितियां थी, उनका संघर्ष, उनका रगड़ इतना ज्यादा था कि अतिरेक में जीने का मौका ही नहीं लगा। अतिरेक में जीने का मौका लगा नहीं। गांव जाने पर कैसा महसूस होता है, गांव मेरा भी था, गांव जाने पर कैसा महसूस होता है, ये अक्सर दिमाग में आता था। तो कुछ, चलिए गांव जाने पर कविता हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांव पर सुनाइए। इलाहाबाद के पास में आपका गांव है ना? इलाहाबाद के पास में गांव था। इलाहाबाद से 72 किलोमीटर पड़ता था। अच्छा अच्छा। और इलाहाबाद मिर्जापुर जो लाइन थी, जी जी। वो हमारे घर के, दूसरा रेलवे स्टेशन मांडा रोड हमारे घर से मांडा, सबसे नजदीक पड़ता था। मांडा नरेश वीपी सिंह साहब का। और नरेश ही थे वो। ये कविता है पहचान। स्वागत। अब की बात तय था फिर से, होगी पहचान उन तमाम चीजों से, उसी रास्ते घर जाऊंगा, उसी तरह फुदकता हुआ। सोचता रहा किसे साथ लूंगा पुराने रास्तों पर हंसने के लिए। बस से उतरा, अड्डे पर मिले खिलावन नाऊ। अब भी उनका नाम पूरा नहीं होता बिना कहे नाऊ, जबकि वे पहले भी खिलावन थे और अब भी। मुंह की बनावट साथ नहीं दे रही थी, लेकिन खिलावन नाऊ मिले हंसते हुए। बोले, मैंने तुम्हें पहचान लिया। सोचा था यह तो मैं कहूंगा, लेकिन कहा खिलावन नाऊ ने। वे मुझे ले चले एक टेम्पू की तरफ।
जब मैं कह रहा था गांव चलेंगे मेड़ मेड़ पहले की तरह फुदकते हुए, हंसने लगे फिर से खिलावन हो, जैसे टे रहे हों अपना पुराना अस्तुरा। चेहरे की संगत अब पहले से बेहतर थी। बोले कौन सी मेड़, चकबंदी के बाद सिर्फ चक हैं, खाइयों से घिरे हुए। अब तो सड़क सड़क जाना होगा जैसे जैसे वो ले चले। टेम्पू और सड़क ले चले उन गांव और खेतों से जिनके बीच जाना कभी जरूरी न था मुझे। गांव पहुंचने के लिए रास्ते में देखे स्कूल, जहां बच्चे थे और मास्टर भी। लड़के बाहर नहीं आए टेम्पू की झकझक और फटफट सुनते हुए। एक मकान दिखा नया नया सा। खिलावन ने बताया अस्पताल है, यहाँ कंपाउंडर ही कहा जाता है डॉक्टर साहब। सड़क के किनारे उसी की एक दुकान भी है दवाओं की। नाले पर से गुजरता हुआ पुल के ऊपर से न खिलावन ने जूते उतारे न मैंने। पानी गाढ़े रंग का दिखा लेकिन बहता हुआ। कई जगह दिखी सड़क के आसपास ही ईंटें पाथती औरतें। उनके हाथों में चांदी के कड़े थे, सांचे पटकते समय छन्न छन्न बोलते हुए। तक कट चुके थे, पहचान मुश्किल दिखी। मैंने कहा खिलावन दिखाना मुझे फिर से आमले और तारा पर के लोग खेत और समेन महुए वाला खलिहान और भट्टी भी देखनी ही थी मुझको। कुछ दाना पानी कर लो, खेत कहाँ भागे जा रहे हैं, कहा था खिलावन ने मेरी उतावली को ठीक ठीक समझते हुए। कह रहे थे तारा पर के खेत, वह रहे तारा पर के खेत, दिखाया खिलावन ने। वहां अब नहीं है सागौन के पेड़। उस जगह को कहा जाता है मुसहरों के डेरे वाले चक। तालाब पड़ चुका है और नहर की पटरियों के किनारे बनवाई हैं कोठरियां मुसहरों के लिए ग्राम समाज ने, शायद नेहरू या फिर इंदिरा विकास योजना में। आमले का पेड़ अब नहीं है, ये लोग भी नहीं पकाते जो खाना उसके नीचे। वहां है अब एक टेलीफोन का खंभा। वहां का चक है उसी नाम से जाना हुआ। महुए का पेड़ नहीं है और साझे खलिहान की भी नहीं रही कोई जरूरत। सभी करते हैं अपने अपने खलिहान और अपने घरों के सामने। उस जगह एक बिजली का खंभा है, उस चक को नया नाम देता हुआ। भट्टी में अब जंगल नहीं है, अब पहाड़ी की भी वैसी शक्ल नहीं जो लगे भट्टी जैसी। अब वह पत्थरों की खदान है, रम्मों सब्बरों छेनियों और हथौड़ों के बीच नए नए नामों की तरह ठन ठन बजती हुई। ये गांव के विजिट थी मेरी। जी जी, ये बहुत ही मार्मिक कविता है। और ये बदलाव जो आपके गांव में कितने सालों के दौरान हो गया होगा, यानी कि खिलावन नाव से मुलाकात आपकी जो है 25-30 साल? नहीं, इसमें इसमें जो है, जो खेत निकालने वाले लोग हैं उन्होंने एक बहुत वयस्क आलोचक उन्होंने कहा कि ये कविता तो क्या कहते हैं विकास को स्वीकार नहीं करना चाहती। अच्छा अच्छा। और इस कविता में त्रिलोचन की झलक दिखाई पड़ती है। तो मैंने कहा भाई ये कविता जब लिखी गई थी तब त्रिलोचन कौन थे मैं ठीक से जानता भी नहीं था।
और जहां तक विकास की झलक नहीं दिखाई पड़ती या विकास विरोधी कविता है, नहीं, स्टेटस ये को तो बहुत मेंटेन ही करने, कमजोर मूल्यांकन, एक मैंने कहा ऐसा कमजोर कतई नहीं मूल्यांकन है। है। ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है उन चीजों का, उन चेंजेस का जी और उस मानसिकता का, और उसके बीच बीच में जो हल्का व्यंग आता है, जी। वो थोड़ा धैर्य मांगता है। तो ऐसा ही स्वागत होता है कविताओं का हमारी नहीं, विकास, बरादरी में। इसमें जो विकास एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी, वो एक मेन पॉइंट है, वो समझने की जरूरत है। इतना फ्लैट इवेल्युएशन नहीं हो सकता है चीजों का। अब सागौन का जंगल गायब हो गया, हम्म, तो ये कोई विकास तो नहीं है ना। अक्सर इस उम्र में मौत की बातें होती हैं। जी अभी आपसे बात हो रही थी ना कि आपके जी। पिताजी भी अक्सर जिक्र करते हैं। हम्म। एक नजदीकी व्यक्ति की मौत हुई थी जी। और उसमें मैं शामिल होने गया था शांति पाठ में। हम्म। उस समय मैंने एक कविता नोट की थी, छोटी सी। उसका शीर्षक है अंत। हम्म। यह है, यह तनाव, यह पीड़ा, सब दुख हुए तिरोहित। हम्म। शांत बुझी आंखों के आगे पथराए, दिन रात घिसटते पीछे रह जाने के डर, दिन रात सिसकते क्या क्या तो नहीं पकड़ पाने के दुख, सब हुए तिरोहित आज। हम्म। तुम्हारे पंख झड़ सब छोड़ यहीं उड़ जाने के संग, आंखों के गल गए शूल अब नहीं ढो रही और शिराएं गाढ़े गाढ़े घोल, मस्तिष्क सुन रहा नहीं और अब आशंका के बोल, सब तनाव, सब पीड़ा, सब दुख हुए तिरोहित आज, तुम्हारे पंख झाड़ उड़ जाने के संग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मौत के नाम दूसरी एक कविता है। जी। वो खूब खेला कूदा जब कुछ भी नहीं जानता था मौत के बारे में, हम्म। और खेलने के लिए हमेशा बेचैन। जब उसने सुना आती है मौत, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया, और कुछ करने के लिए परेशान। जब उसे लगा एक दिन निश्चित है मौत, बहुत कुछ संभाला उसने, न जाने क्या क्या समेटा। गठरी बहुत छोटी लगने के बावजूद बहुत कुछ छूट जाने के से हताश। मौत जब सामने दिखी आंखों में घूरती हुई, वह ठहर गया एकदम स्तब्ध। फिर धीरे धीरे पास खड़े बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, हल्के से सांस लेता हुआ। हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गहराई है कविताओं में। ये भय जो हमारे अंदर होता है, भय के बारे में उनकी क्या है, गोरख पांडे की शायद एक कविता बड़ी मशहूर हो रही थी उन दिनों, कि मेरे अंदर का भय चिल्लाता है दिग्विजय दिग्विजय। हम्म। मैं इतनी लाउड कविताएं तो कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता लिखने की, और इतनी सशक्त कहिए, लाउड कहिए। तो ये कविता है भय के नाम। मेरे भीतर वह था, मैंने उसे पुचकारा,
सामने हड्डियां भी डाली, लेकिन वो कभी भी न मुझसे परचा न मुझे चाटा। मैंने उसे बहुत सारा खिलाया, बार बार नहलाया, खूब घुमाया, फिर भी उसने कभी न मुझे पीठ पर बिठाया न मेरा बोझ उठाया। उसने मुझसे सब कुछ कराया किसी न किसी बहाने। चारों ओर मेरे चारों ओर दहशत की दीवार बनाई और बताया मैं उसमें सुरक्षित हूँ। वाह, बहुत सुंदर। झूठ तो उसने हमेशा बुलवाया, शायद बिना वजह। जब चाहा पालतू दिखा, जब चाहा बेकाबू। मुझे बार बार पुर्जे पुर्जे हिलाता हुआ। उसके मुंह शायद सबसे पहले मेरा ही खून लगा। वह एक चालाक तेंदुआ निकला, जिससे मैंने हमेशा अपने भीतर जाना, सिर्फ भय के नाम से। वाह, बहुत सुंदर। ये बंबई का जो जीवन है, जी, उस पर कुछ कविताएं मैंने लिखी थी, स्वागत। लेकिन उसी जीवन के बारे में मुंबई का इशारा किए बगैर एक कविता है शोर। जी। मेरा रास्ता बंद नहीं है, एक शोर है नदी जैसा सैलाब पर आई हुई। मैं 12वीं मंजिल तक जाता हूँ शोर से ऊपर सांस लेने के लिए। देखता हूँ ऊपर जैसा कुछ भी नहीं है ऊपर जाते हुए। ऊपर जाना एक दिशा भ्रम है और दिशाओं की तरह। उसी भ्रम को पहचानता हूँ दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हुए। दिमाग मेरा एक खोल है कुछ जगह घेरता हुआ। शोर दौड़ता है उस जगह को घेरने के लिए। इसी तरह उठती हैं लहरें। विचार आए इसलिए खुले हैं कुछ रास्ते। शोर न घुसे इसलिए बंद भी रखने हैं वे रास्ते। अब लेते रहना है सांस और जारी रखने हैं विचार भी। जबकि तय सा है कि कोई नहीं है छोर और बंद भी रखने हैं रास्ते। धीरे धीरे मैं लेता हूँ सांसें, फिर छूता हूँ अपनी टांगें। वे पूंछों में नहीं बदली हैं और न ही मेरे हाथ बदले हैं छोटी छोटी पतवारों में। मैं शायद नहीं बना हूं मछली, जबकि तैर रहा हूं हूबहू एक मछली की तरह। कि मछलियां सिर्फ महसूस कर सकती हैं आवाज, कि अब भी देख सकती हैं मछलियां और साबुत हैं उनके विचार भी अब तक। वाह, बहुत सुंदर। सूक्ष्मता है कविताओं में। अब वो एक दोष है जो मेरी हर कविता में लगभग मिलेगा आपको। दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। हाँ, ये कविता है स्मृतियों पर। जी। स्मृतियां क्या होती? तो पहला पार्ट है उसका, स्मृतियां बरसती नहीं है, वे पृथ्वी में गड़ी होती हैं अपने आकार में सुरक्षित। उनके नोक चोखीले होते जाते हैं समय के साथ साथ।
हम उन पर वर्क लपेटते हैं, वे जीवाश्मों में परिवर्तित नहीं होती। बरसात में स्मृतियां स्वच्छ होती हैं, जाड़ों में गहन, वे गर्मियों में खूब फैल कर आती हैं, हमारी दृष्टि और सोच को पूरी तरह सोखती हुई। स्मृतियां एक ठोस आकार हैं हमारे तरल अस्तित्व के पूरे विलोम में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका दूसरा पार्ट है, स्मृतियां निजी होने पर भी सिर्फ हमारे जीवन का अंग नहीं होती। अनगिनत लोगों के चीथड़ों से बनी होती हैं स्मृतियां। हम उनमें टांगते हैं अनगिनत सलमे, तमाम लोगों के लिबासों से निकाले हुए। स्मृतियां सचमुच संजोई जाती हैं, सिर्फ यादों के संदर्भ में नहीं। तीसरा है, स्मृतियां छनती रहती हैं दिन रात के पोरों से, चलती रहती हैं पुष्ट दर पुष्ट पुरखों की याद के साथ। हम खुलते रहते हैं परत दर परत, और फिर देखते हैं धीरे धीरे अपना ही ढलना स्मृतियों के आकार में। वाह, बहुत सुंदर। इसका लास्ट पार्ट है, हम बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम, धूप और छांव में रखते हुए अपनी स्मृतियों के पांव। देखते रहते हैं अपने ही अंगों को एक एक कर स्मृतियां बनते हुए। इंतजार करते हैं नई स्मृतियों का, देखते हैं बच्चों को स्मृतियों के खेत में बीज की तरह अखुआते हुए, और फिर स्मृतियों को ही अपने आंगन में घुटनों के बल चलते हुए। वाह, बहुत बहुत सुंदर। अलग तरह की कविताएं हैं। ये कविता में जो सुनाने जा रहा हूँ एक दो पार्ट में, जी सर। ये जब बहुत बड़ा भूकंप आया था भुज वगैरह में, बम्बई वगैरह में, तब उसके बाद ये आफ्टरमाथ पे ही लिखी गई थी। ये पहला है, व्यस्त आदमी। व्यस्तता के बीच ही सुनता है भूचाल की खबर, अपने कामकाज में व्यस्त एक आदमी। कम नहीं करता वह काम की तेजी, मृतकों की संख्या के बार बार बढ़ने पर। वह जगह तो ऐसी ही थी, पहले भी कई झटके आए, कहता है लोगों से अपनी आवाज को सपाट रखते हुए। रात के अंधेरे में ध्यान से देखता है सब कुछ दुरुस्त आसपास फैला हुआ। आंखें बंद होते ही हिलती हुई लगती हैं छत और चारपाई, उसे पूरा का पूरा हिलाते हुए। उठकर बेचैनी से बाहर घूमता है व्यस्त आदमी, अपने को बार बार कुछ भी न होने का विश्वास दिलाते हुए। ये पहला पार्ट है। दूसरा है, बहुत शानदार है। यानी व्यस्तता इतनी है कि जब वास्तव में हो रहा था तो बेध्यानी थी, और फिर रात में उसको अनुभव आ रहा है। ये दूसरा पार्ट है, बची हुई औरत। बहुत देर तक खड़ी रहती है अपने ही मकान के मलबे के सामने, भूचाल से बची हुई अकेली एक औरत। रोती नहीं वह किसी भी समय, न ही आगे बढ़ती है किसी परिचित को देखकर। चुप रहती है मलबे खिसकाते हुए, लोगों को देखती, किसी भी चीज में हाथ न लगाते हुए। कोई जान महसूस नहीं होती उसे अपने ही हाथ पैर
बार बार छूते हुए। अनदेखा करती है अकेली बची हुई पड़ोस की लड़की को हाथ छुड़ाने की कोशिश सी करती हुई। फिर न जाने कब देखने लगती है और बचे हुए लोगों की ओर धीरे धीरे लड़की के साथ साथ पैरों को डुलाते हुए। बहुत मार्मिक कविता है। इसका थर्ड पार्ट है बचा हुआ आदमी। बचते हुए लगते हैं सारे के सारे लोग, भाग कर आया है जहां बचा हुआ आदमी ढेरों के नीचे सब कुछ छोड़ते हुए। दिन भर सोचता है बचा हुआ आदमी बचे हुए लोगों की दिनचर्या के बीच अपने बचे हुए दिनों और उन्हें भरते हुए लोगों के बारे में। रात होते ही जब सोने लगते हैं बचे हुए आदमी, उसके नथनों में धीरे धीरे भरने लगती है सड़ांध लिए हुए बहुत सारी हवा, बचे हुए लोगों की भीड़ को धकेलती, एक एक ढेर को कुरेद कराती हुई। बहुत बढ़िया। ये था भूकंप का। अब मैं बता दूं, आप कभी भी मेरे कविताओं में वो डिस्क्रिप्शन नहीं पाएंगे जिन डिस्क्रिप्शन पर 99% कविताएं होती हैं। ये ऐसा हुआ, फिर वो गिरा, फिर ये हिला, फिर पंखा हिला, फिर टेबल हिली, फिर वो गिर गया, फिर पूंजी चली गई, ये चला, वो कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो मैं महसूस करता रहा वो लिखता रहा मैं। और इसी ढंग से कह सकते हैं कि अनुभव का अर्थ है कविताओं में, जो जिस्ट है वो है, डिटेल्स बहुत ज्यादा नहीं। जैसे मैं बताऊं उदाहरण के लिए, अब ये कविता दूसरे संग्रह की पहली कविता है, इससे छोटी कविता शायद हो नहीं सकती। ऐसा समय आता है। अब ये लिखी गई थी तब मैं शायद कानपुर में था और उत्तराखंड का भयानक भूकंप आया हुआ था। अच्छा। उसमें एक बहुत ही वरिष्ठ कवि हिंदी के थोड़ा बहुत सर्दी खा के बीमार भी पड़ गए थे। उनका किस्सा कभी अलग से। इसका शीर्षक है ऐसा समय आता है। ऐसा समय भी आता है जब कड़ी मेहनत के बाद रोटी नाजायज लगे, खूब थकने के बाद नींद भी नाजायज, सरलता से कहीं खड़े रहना क्रूरता लगे, महज जिंदा रहना शर्मिंदगी। ऐसा समय आता है। क्या बात है। भूकंप की जो घटना से प्रभावित व्यक्ति के रिस्पॉन्सेज हैं। अब ये भूकंप से कहिए, गुजरात के जो जेनोसाइड हुआ उसकी ट्रेजेडी की बात कहिए, इन तमाम चीजों के बारे में जहां हम असहाय महसूस करते हैं। बिल्कुल। एक कविता सुनाता हूँ जिसमें कभी तरह तरह से लोग अर्थ निकालते हैं। कविता का शीर्षक है समय। एक ऐसे घर में रहता हूं मैं जहां हर जगह लगी है एक दीवार घड़ी, सोने के कमरे में अलग, बैठक में अलग, यहाँ तक कि बाथरूम में अलग। कई और घड़ियां हैं कई और जगह, सब की सब अलग अलग समय बताती हुई। कहीं जाने से पहले सुस्ताता हूं बैठक में, अभी बहुत समय है और सामने की घड़ी है काफी तेज,
नहाते समय हमेशा हड़बड़ी में रहता हूँ, सोचता हूँ बहुत सुस्त है घड़ी। खाने के कमरे में हमेशा तना हुआ कि शायद ठीक समय बता रही हो ये घड़ी। मेरे पास ऐसी कोई घड़ी नहीं है जिसके बारे में ठीक ठीक कह सकूं कि ठीक समय बता रही है घड़ी। हर समय आगे पीछे या फिर ठीक होने का एक अनुमान है। ये आपस में गड़बड़ न हो, यही है खेल दिन रात चलता हुआ। ये बहुत बढ़िया। मुझे आइंस्टाइन की याद आ रही है, सापेक्ष समय जिस अक्सर जो उन्होंने अक्सर किया था। लगा घर के और लोग भी शामिल हैं इस खेल में, दूसरों के बारे में सिर्फ अनुमान लगाते हुए। आज एकाएक किसी अदृश्य हाथ ने मिला दिया है सभी घड़ियों का समय, ठीक समय की घोषणा सी करते हुए। हालांकि न ठीक दिख रहा है समय और न हम ही। क्या बात। ये कविता बहुत गहरी कविता है। इसमें रिलेटिव टाइम वाला किस्सा है कि हमारी जो मानसिक मन स्थिति होती है उस हिसाब से हम समय को भी अब देखते अब चीजों को इस ढंग से कवर करने के बाद या इस ढंग से देखने के बाद हैं। उनमें डिटेल में जाना और 25-50 कविताएं एक ही जगह लिख देना मेरी प्रकृति में नहीं भाता है। जी बिल्कुल सही बात। मैं अक्सर आपको बताया करता हूँ, पढ़ाई लिखाई के दिनों में खासतौर से इतिहास और हिंदी साहित्य के विषय में जहाँ लोग 10-10 एक्स्ट्रा कॉपी लेते थे, वहाँ मेरी मेन कॉपी नहीं भर पाती थी। नहीं, वो तो है एक्चुअली। जो कंटेंट है, जो तत्व है, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, और संख्या या क्वांटिटी डज नॉट इम्पोर्टेंट। एग्जामिनर्स ने मेरा जो विश्वास है वो कायम रखा। मुझे कभी शिकायत नहीं कि और लिखते तो और नंबर मिलता, जी क्योंकि उसके आगे नंबरों की गुंजाइश थी नहीं। तो यूं बिल्कुल। ही चीजों को एक बार देखने के बाद मुझे लगता है कि वह चीजें जो जो हमारे हमको दिखाई पड़ती हैं वो मैं देखता रहा हूँ। अब वही शक्ल बदल बदल के बार बार तरह तरह से आती हैं, उनको बार बार लिपिबद्ध करना या एक टोन में बांध देना कवि कर्म है तो होगा जरूर। नहीं, मैंने तो आपके तीनों संग्रह पढ़े हैं और कविताओं को समझने के लिए थोड़ा एक थोड़ा फोकस जरूरी थोड़ा होता है। समय तो चाहिए, थोड़ा समय तो चाहिए। और तो उसका एक अलग आनंद भी है, एक अलग आनंद भी है उसका और कि उसे कविताओं को मैंने मनोरंजन का साधन कभी समझा नहीं। इनफैक्ट अनफोल्ड करना पड़ता है आपकी कविता को। अक्सर मैंने देखा है थोड़ा अमूर्तन थोड़ा होता है, और उसको जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो एक अलग आनंद उसका आता है। अमूर्तन नहीं बताया हूँ आपसे, यूं कहिए अपने शब्दों पर विश्वास करना कि भाई जी एक जी। जगह ये रेखांकन लिख दिया है, पढ़ने वाला कभी न कभी उस जगह पहुंचेगा ही। और वहाँ पाठक के ऊपर भी विश्वास है कवि का, ये भी हाँ, है। हम पाठक पर भी विश्वास करते हैं और अपने शब्दों पर भी विश्वास करते हैं। और इनफैक्ट पाठक की भी तो जिम्मेदारी है ना, हम्म, रसास्वादन के लिए थोड़ा वो भी एक मेंटल एक्सरसाइज करे। नहीं, ले दे करके मैं यूं कहूँ, खेल जो है शब्द चयन और विचार को उज्ज्वलित करने का है, जी संवेदना को बनाए रखने का है। जी अब अगर बिल्कुल। संवेदना को छोड़ करके अब ऐसे कि भाई पोस्टर पढ़ा और हाँ हाँ कर दिया, तो पोस्टर टाइप की कविता, मेरी कविता पर पोस्टर बन नहीं पाता इसीलिए। बिल्कुल, ये पोस्टर देख के तो इंसान दर्शक गुजर जाता है, लेकिन पाठक जब कवि लेकिन के लेकिन अंदर गहरा आजकल क्या है उतरने कि तो सर इनकी कविताओं में फलाने ने पोस्टर बनाया, फलाने ने ये बनाया, वो बनाया, ये जी सब एक नए ऐसे मानदंड हैं जो मेरे मुझको कभी समझ में आया ही नहीं। बाकी हाँ, अब इस उम्र में आके ऐसा लगता है कि अगर अब आगे लिखूंगा तो कहीं रिपीटिशन ना हो जो मेरे जी स्वभाव के विरुद्ध होगा। जी जी। कवियों को भी रिटायर हो जाना चाहिए एक समय के बाद। ये 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 मुश्किल है कहना। 95 क्योंकि तक भी लोग लिखते हैं। मैं बम्बई जब आया तो वृंदा करंदीकर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जी बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं कहीं कहीं अपने को रिपीट करने लगा हूँ, इसलिए हम्म कभी आप साहित्य से रिटायर होता हूँ। फिर बहुत दिन तक जिए वो रिटायरमेंट। हम्म। तो जिन लोग जो लोग चाहते हैं अपने शब्दों की कीमत करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो
रिटायर होते हैं, ऐसी बात नहीं। और एक और चीज है, जब पाठक जो है अर्थ ग्रहण के लिए जब फोकस करता है, जब सोचता है, तो इस प्रक्रिया में कवि से जुड़ता भी है, वो वाइब्रेशंस मैच होते हैं। और भले ही ऐसे पाठक कम है, लेकिन कविता की सफलता में उसको मानता हूँ कि ठहर जाता है पाठक और सोचने लग जाता है। चलिए इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। जी सर, फिर हम लोग मिलेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार।